नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पीछे की क्लास में हमने अंतःस्रावी तंत्र शुरू किया था और अंतःस्रावी तंत्र में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों का संश्लेषण और स्रवण करता है। उसके साथ हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस खुद दो हार्मोन सीक्रेट करता है, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन और एंटी हार्मोन बताया था आपको। मोचक जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलवाएगा और निरोधी जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रवण को रोकेगा। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। शुरू करते हैं आज। समझिएगा इसको। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क में एक गुहा होती है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है और ये सेला टर्सिका कहां पर होती है दोस्तों? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क भी पूछे तो अगर मस्तिष्क, फॉर ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल है वो कौन रखता है? हाइपोथैलेमस, हेडमास्टर जी। और हाइपोथैलेमस में जो तंत्रिकाएं होती है जो इस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है, कि हाइपोथैलेमस की जिन तंत्रिकाओं के द्वारा पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखा जाता है, उन तंत्रिकाओं को अपने नाम देते हैं न्यूक्ली। याद रखना है, न्यूक्ली कौन सी तंत्रिकाएं होती है? वे तंत्रिकाएं जो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है और होती किसमें है? हाइपोथैलेमस में। दूसरी बात, ये पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी भी बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मटर के दाने के आकार की होती है। किस तरह की होती है? मटर के दाने के आकार की, जिसका व्यास आपको याद रखना है 1.3 सेंटीमीटर होता है। महिलाओं में ये जो पीयूष ग्रंथि है वो पुरुष की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है। पुरुष में 1.3 सेंटीमीटर है तो महिला में 1.4 सेंटीमीटर के लगभग होगी। भार, वेट जो है इसका 0.5 to 0.6 ग्राम, ये इसका वेट होता है। ये सारे के सारे जो मान है ना वो एनसीईआरटी के ही है, कोई ल्यूसेंट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ठीक है, डाटा जो भी मैं आपको करवाता हूं वो सारा का सारा एनसीईआरटी का है और वही सही माना जाएगा। तो ये इसके बारे में जर्नल बात दोबारा से बताता हूं कि जो पीयूष ग्रंथि है वो सेला टर्सिका नामक एक गुहा में स्थित होती है और ये गुहा है वो कहां पर होती है मित्रों? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क भी कौन सा? अग्र मस्तिष्क, फॉर ब्रेन। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है और जिन तंत्रिकाओं के द्वारा कंट्रोल होता है उन तंत्रिकाओं को अपने क्या कहते हैं? न्यूक्ली। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका व्यास, अब आपको कि सर लंबाई चौड़ाई नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये आयताकार, कोई चतुर्भुज ये नहीं है। ये क्या है? मटर के दाने के आकार की है, यानी कि वर्ताकार है। और जो वर्ताकार संरचना है उसका क्या बताया जाता है? या तो व्यास या त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास 1.3 सेंटीमीटर और भार 0.5 to 0.6 ग्राम। ओके, नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि महिलाओं में पुरुष की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है।
समझ में आई बात। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो सभी को पता ही होगा। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे के पूरे अंतःस्रावी तंत्र पर जो कंट्रोलेशन होता है वो किसका होता है, पीयूष का। पीयूष ग्रंथि पूरे अंतःस्रावी तंत्र पर अपना कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बढ़ते हैं आगे, ले लिया। देखो फिर अब एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, उसको समझिएगा, समझोगे। लो फिर पीयूष ग्रंथि, इसको बांटते हैं मित्रों दो भागों में। कितने भागों में, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। पहला एडिनो हाइपोफाइसिस, बहुत ही छोटा नाम है, याद नहीं होगा। पहला भाग कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा भाग न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कॉमन है तो इसको तो भूल जाते हैं, ऐसे करते हैं। एक तो याद रख लो एडिनो और दूसरा याद रख लो न्यूरो। एडिनो और न्यूरो। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो फिर 2 प्रकार का। पहला पार्स डिस्टेलिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। समझना एक बार सिर्फ। और ये ग्रंथि देखकर आप ये मत सोच लेना ये पढ़ाऊंगा कि इतनी ज्यादा है ग्रंथियां, ये एक ही ज्यादा है, बाकी सिंपल है सारी की सारी, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका एक ही भाग होता है पारस नर्वोसा। इतनी बात समझ में आई। पीयूष ग्रंथि 2 भाग, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो के 2 भाग, पारस डिस्टेलिस, पारस इंटरमीडिया। न्यूरो का एक ही भाग, पारस नर्वोसा। ये तो अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए। अब हिंदी माध्यम वालों के लिए इसको कहते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। इसको कहते हैं मध्य पीयूष ग्रंथि और इसको कहते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब बात आती है हार्मोन की। ये बात समझ लो पहले तो, भागों के नाम। अब बढ़ते हैं मित्रों हार्मोनों की तरफ। तो इससे हार्मोन निकलते हैं 9, और 9 हार्मोन समझ में आ गए ना, तो अंतःस्रावी तंत्र समझ में आ गया। टोटल हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कितने निकलते हैं, 9। अब बात आती है एडिनो हाइपोफाइसिस की। एडिनो हाइपोफाइसिस से हार्मोन निकलते हैं 7। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इससे हार्मोन निकलेंगे कितने, 2, क्योंकि टोटल कितने निकल रहे हैं 9, 7 इससे निकल गए तो बच गए कितने, 2। वो किससे निकल जाएंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अब एडिनो हाइपोफाइसिस है वो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। किससे कितने हार्मोन निकलेंगे, अगर पीयूष या मैं बात करूं पार्स डिस्टेलिस की, इससे हार्मोन निकलते हैं कितने, 6। तो इससे कितने निकलेगा, इससे निकलेगा 1। और पश्च पीयूष ग्रंथि पारस नर्वोसा कितने निकलेंगे, 2। हो गए 9।
देख लो एक बार। पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन? 9। कितने भागों में बांटा? 2। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से कितने हार्मोन निकलेंगे? 7। कितने भागों में बांटा? 2। पार्स डिस्टलिस अग्र पीयूष कितने हार्मोन? 6। पारस इंटरमीडिया मध्य पीयूष कितने हार्मोन? 1। एडिनो हाइपोफाइसिस से कितने हार्मोन निकले? 2। कितने भाग? 1। पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन निकले? 2। अब इससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अग्र पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं? 6। मध्य से कितने निकलते हैं? 1। पश्च से कितने निकलते हैं? 2। एडिनो हाइपोफाइसिस से कितने निकलते हैं? 7। न्यूरो हाइपोफाइसिस से कितने निकलते हैं? 2। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आज चर्चा में लेते हैं। कौन कौन से हार्मोन है वो साथ के साथ अब पता चल जाएगी अपने को। बढ़े, ये लो जी, बढ़ते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन? 6। नाम बता रहा हूं मैं। वर्दी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन? पहला वर्दी या सोमेटोट्रोपिन। दूसरा प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन। तीसरा थायराइड प्रेरक हार्मोन। चौथा अधिवरक वलकुटिया हार्मोन। पांचवा ल्यूटिजिंग हार्मोन। छठा पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। समझ में आया? एक बार होगा, आपको नाम याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे आपके नाम है वो याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं मित्रों, आ जाइए। पहला भाग पार्स डिस्टेलिस या अग्र पीयूष कितने हार्मोन? 6। करें पहला हार्मोन। लो जी, पहला करते हैं फिर। हार्मोन नंबर 1 जिसको कहते हैं वर्दी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसका नाम है सोमेटोट्रोपिन। क्या नाम है? सोमेटोट्रोपिन। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन वर्दी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, GH। एक ही काम है इसका, क्या? वर्दी को नियंत्रित करना। अब वर्दी पूरे शरीर की या शरीर के किसी भाग की? पूरे शरीर की वृद्धि को या शरीर के किसी भाग की वृद्धि को आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करेगा, तो आप वर्दी से समझ जाओगे वर्दी हार्मोन। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में मिलेगा सोमेटोट्रोपिन। क्योंकि सीधी सी बात है, इतना बेवकूफ वो भी नहीं है जो पेपर बना रहा है कि मैंने वर्दी का पूछा और ऑप्शन में वर्दी रख दिया। नहीं जी, वर्दी तो वर्दी हार्मोन से ही होगी, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है वो देगा, और दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन। अब देखो, अब यदि इस हार्मोन का अल्प स्त्रवण हो जाए या अति स्त्रवण हो जाए। पहला अल्प स्त्रवण। अल्प स्त्रवण का मतलब समझते हो? लो वॉल्यूम, मात्रा क्या हो जाए? कम। और दूसरा अति स्त्रवण, हायर वॉल्यूम या हायर सिक्रेशन, लोअर सिक्रेशन या हायर सिक्रेशन। ठीक है, अब देखो, पहले बात करता हूं मैं अल्प स्त्रवण की। अल्प स्त्रवण हुआ तो शरीर है वो छोटा रह जाता है, और जब शरीर छोटा रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बोनापन। क्या कहते हैं? बोनापन। लेकिन नाम यह नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा डर्वाफिज्म। क्या होगा? डर्वाफिज्म, जिसको क्या कहते हैं? बोनापन।
अगर इस हार्मोन का स्रवण कम हो गया तो शरीर छोटा रह जाएगा, जिसको कौन सा रोग कहते हैं? डर्वाफिज्म। सर्कस में आपने देखे होंगे, वो ही है बोनापन। सर्कस में छोटे छोटे, अब तो सर्कस होती नहीं, पहले होती थी। सर्कस में बोने लोग होते ना, फिर हेरा फेरी देखी होगी आपने। उसमें बोने थे ना, वो इसी हार्मोन की वजह से थे कि सोमेटोट्रोपिन का स्रवण क्या हो गया? कम। और सर्कस में जो बोने होते हैं ना, उनको कहते हैं मिजेट्स। याद रखना है, क्या कहते हैं? मिजेट्स। सर्कस में जो बोने लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? मिजेट्स। और याद रखना है, इनमें लैंगिक परिवर्धन, ये नहीं कह सकता होता नहीं, देरी से होगा। किसमें? सर्कस में जो मिजेट्स होते हैं, यानी कि बोने होते हैं उनमें। ठीक है, किसी की हाइट कम है ना, उदाहरण आपके सामने है, बोनापन नहीं है वो। बोनापन जब शरीर छोटा सा हो जाए, इतना सा, ठीक है। याद रखना है, सोमेटोट्रोपिन के अल्प स्रवण से डर्वाफिज्म, जिसको बोनापन कहते हैं, ये नाम कभी नहीं मिलेगा, डर्वाफिज्म। और सर्कस में जो बोने होते हैं उनको क्या कहते हैं? मिजेट्स। ठीक है, उनमें शारीरिक वृद्धि तो कम होती है, साथ में लैंगिक परिवर्तन भी है, वो क्या होता है? देरी से होता है, जनन अंग देरी से विकसित होते हैं। बात आती है अगर इसका हायर सिक्रेशन हो जाए, अति स्रवण, तो शरीर वो अति काय, यानी कि बहुत बड़ा विशाल काय, खली देखा होगा आपने, है ना? रेसलर है एक, करता है रेसलिंग, ठीक है। उसमें कौन सा रोग है? जाइगेटिज्म। क्यों? क्योंकि उसमें सोमेटोट्रोपिन है, उसका अति स्रवण हो गया, तो शरीर वो विशाल काय हो गया। क्या हो गया? विशाल काय। तो याद रखना है, इसको हिंदी में कहते हैं अति कायता। ठीक है, अब देखो एक चीज और, ये अवयस्क में होगा। अवयस्क में अगर सोमेटोट्रोपिन का स्रवण ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? जाइगेटिज्म। अगर वयस्क की बात करूं मैं, तो वयस्क में कहलाता है एक्रोमिगेली। ये भी क्या है? रोग है। अब सुनिएगा, सारा कंप्लीट है ये। वृद्धि को नियंत्रित कौन करेगा? सोमेटोट्रोपिन। अगर अल्प स्रवण हुआ तो डर्वाफिज्म, बोनापन। और सर्कस में जो बोने होते हैं मिजेट्स कहलाते हैं, लैंगिक परिवर्तन देरी से होता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? अगर अति स्रवण हो गया, ज्यादातर जाइगेटिज्म मिलेगा आपको, अति कायता। लेकिन अवयस्क में 18 वर्ष से पहले की उम्र में, वयस्क व्यक्ति में अगर इसका अति स्रवण हो गया तो स्थिति क्या कहलाएगी? एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली। मैंने यहां पर खली का नाम दिया तो, लेकिन आपको खली तो वयस्क, आपने यहां पे नाम क्यों लिया? एक्रोमिगेली में क्या होता है? शरीर वो बेडोल हो जाता है। बेडोल समझते हो कि कंधे निकल जाएंगे, घुटने निकल जाएंगे, लेकिन शरीर दुबला रहेगा। समझ गए? वो क्या होता है? एक्रोमिगेली। तो ये वृद्धि हार्मोन आपको समझ में आया। कौन सा रोग क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बड़े आगे, अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की। सिंपल सा है। अब प्रोलैक्टिन, या इसका दूसरा नाम है मेमोट्रोपिन। इसमें ज्यादातर प्रोलैक्टिन ही नाम देता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं PRL। क्या काम है इसका? महिला में, यह महिलाओं में ही होगा ज्यादातर, महिलाओं में स्तन ग्रंथियां होती है, मैमेलियंस ग्लैंड। उन स्तन ग्रंथियों में दो काम होंगे।
एक तो दूध का निर्माण होगा और एक दूध का स्त्रवण होगा, दो ही चीजें होती हैं और ये दोनों कार्य अलग अलग हार्मोन करते हैं, दोनों कार्य अलग अलग हार्मोन करते हैं। तो प्रोलैक्टिन है, आपको याद रखना है, स्तन ग्रंथियों में अगर आपसे पूछ ले मिल्क सिंथेसिस, दुग्ध निर्माण का कार्य किस हार्मोन का है, तो आंख बंद करके उत्तर दे देना, पीयूष ग्रंथि का प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो दूध का निर्माण करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, एक ही काम है। स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन, दूसरा हार्मोन समाप्त होता है पार्स डिस्टिलिस का। बढ़े आगे, तीसरा हार्मोन नाम है थायराइड। अब सिंपल सिंपल है थोड़े से, ठीक है। प्रेरक हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSH, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, थायराइड को प्रेरित करने वाला, थायराइड को प्रेरित करने वाला। थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे आगे, उससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, उस हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करवाना कि थायराइड जी आप अपना हार्मोन छोड़ दीजिए, वो काम किसका है? TSH का। क्या काम है इसका मित्रों? ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन सिक्रेशन के लिए प्रेरित करेगी, स्टिमुलेट करेगी। एक ही काम है। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन के लिए प्रेरित करेगा? तो थायराइड प्रेरक हार्मोन, नाम से स्पष्ट है। इसीलिए तो पीयूष को मास्टर कहते हैं कि सभी पर कंट्रोल रखती है। थायराइड पर कंट्रोल हुआ ना इसका? हुआ। कैसे? TSH के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चौथा हार्मोन अधिवृक्क वलकुटीय हार्मोन। इसको कहते हैं ACTH अंग्रेजी वालों के लिए, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपर होती है, किडनी 2 होती है तो ये भी 2 होती है, ठीक है। इस तरह से होती है वो, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि इस तरह से होती है। ये जो बाहर वाला भाग है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स और इसको कहते हैं मध्यांश, मेडुला, ठीक है। मध्यांश से 2 हार्मोन निकलते हैं, इससे 3 निकलते हैं। अधिवृक्क वलकुट क्या करता है? इस भाग पर कंट्रोल करता है, वलकुट भाग पर, और वहां से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ACTH क्या करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड के स्त्रवण को प्रेरित करता है। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड आगे फिर आएगा, ठीक है। और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन से भाग से निकलता है? ये क्या है? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि के वलकुट भाग से निकलने वाले ग्लूकोकोर्टिकोइड के स्त्रवण को प्रेरित करना किसका कार्य है? ACTH। 4 हार्मोन हो गए शुरू से।
पहला वर्दी या सोमेटोट्रोपिन, वर्दी को नियंत्रित करेगा, ज्यादा हो गया तो जाइगेटिज्म या एक्रोमिगेली, कम हो गया तो डर्वाफिज्म। प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण करेगा। थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन के स्त्रवण के लिए प्रेरित करेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझते रहना। अगला एड्रिनल वल्कुटी हार्मोन एसीटीएच, एड्रिनल के वल्कुट भाग से ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करेगा। 4 हार्मोन खत्म होते हैं, 2 रह गए, उन दोनों को पढ़ते हैं। ल्यूटिजिंग हार्मोन, जिसको हम मासिक चक्र में पढ़ चुके हैं, और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये छठा और ये 5वां। ठीक है, समझिएगा इनको। पहली बात एक छोटी सी, अगर अंतःस्रावी तंत्र से क्वेश्चन आता है तो पीयूष ग्रंथि से आता है मोस्टली 90%, और पीयूष ग्रंथि में भी क्वेश्चन आता है तो इन 2 हार्मोनों से आता है। कैसे, ये आप खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जनन अंगों पर कार्य करते हैं। टेस्टिस और ओवेरी पर, वृषण और अंडाशय पर, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन। आप गोनेडोट्रोपिन याद रख लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलते हैं, तो पार्स डिस्टलिस, अगर पीयूष ग्रंथि से। कौन से हार्मोन होते हैं, तो LH और FSH। जनन अंगों पर कौन से काम करते हैं, LH और FSH। समझ गए इतनी बात? अब जनन अंगों पर कैसे कार्य करते हैं ये आपको समझना है। समझोगे? समझाएं आपको? लो जी, समझाते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच देता हूं मैं और समझाता हूं। नर में, मेल में LH, कौन सा हार्मोन, LH समझ गए, ल्यूटिजिंग हार्मोन। वृषण से, कहां से, वृषण से एक हार्मोन का स्त्रवण करवाता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन्स। ठीक है, एंड्रोजन आपने पढ़ा था ना नर जनन तंत्र में। तो एंड्रोजन का स्त्रवण आपसे पूछ ले कहां से होता है, वृषण से। करवाता कौन है, LH, और LH कहां से निकलता है, पार्स डिस्टलिस, अग्र पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, उसके बाद इस एंड्रोजन्स में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या कहते हैं, नर जनन हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन में होता है। एंड्रोजन कहां से निकलता है, वृषण से, और वृषण से एंड्रोजन का स्त्रवण कौन करवाएगा, ल्यूटिजिंग। अब देखिए, एक तो एंड्रोजन प्लस में FSH, समझ जाओगे, नाम पूरा नहीं लिख रहा यहां पे, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये दोनों मिलकर शुक्र जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं स्पर्मजीनेसिस। स्पर्मजीनेसिस में आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन सहायक है, तो कौन सा है, FSH, और एंड्रोजन के स्त्रवण में कौन सहायक है, तो
LH। समझ में आई इतनी बात। अगले बात, फीमेल में, मादा में LH पहला अंडाशय से दो हार्मोन निकलवाता है ओवेरी से, जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो मादा जनन हार्मोन पहली बात तो निकलते कहां से है? अंडाशय से। दूसरी बात, निकलवाएगा कौन? LH। उसके बाद में अगला कार्य LH। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पुराने पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। LH अंडाशय से, ओवेरी से अंडाणु का उत्सर्जन करवाता है, अंडाणु का त्याग, जिसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किसमें होती है? मासिक चक्र, मेस्ट्रस साइकिल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, प्रत्येक महिला के मासिक चक्र में एक अंडाणु का उत्सर्जन पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन करवाएगा? तो कौन करवाएगा? LH। या पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को संपादित करवाता है? तो कौन? LH। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? बच गया FSH अंड जनन। अंड जनन में सहायक, oogenesis में कौन है? FHS। और शुक्र जनन में भी कौन सहायक है? FSH। ये है LH और FSH के कार्य। दोबारा से समझाता हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। LH और FSH जनन अंगों पर कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। मेल और फीमेल में अलग अलग कार्य। मेल में वर्षण से LH एंड्रोजन का स्रवण कराएगा, जिसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। नर जनन हार्मोन कहते हैं जिसको। नर जनन हार्मोन के कार्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर कंट्रोलेशन है, आगे बताऊंगा। फिर आएगा ये एंड्रोजन और FSH मिलकर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? शुक्र जनन। ठीक है। फीमेल में LH ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मादा जनन हार्मोन का स्रवण करवाएगा। साथ में ये प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु का उत्सर्जन, मतलब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया करवाता है। FSH है वो अंड जनन यानी कि oogenesis प्रक्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या ये मादा में बताएं मैंने, ये नर में, क्या ये फीमेल में होगा या ये मेल में होंगे? कि नर जनन हार्मोन है वो क्या फीमेल में होगा, या जो फीमेल वाले हैं वो क्या नर में होंगे? होंगे क्या? कि ये तो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना इनका कंट्रोलेशन करता है, ये स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होना, आवाज पतली होना, उनका कंट्रोलेशन करता है। और वीर्य और अंडाणु तो, मासिक चक्र तो इन्हीं में होंगे, इधर नहीं हो सकता और ये इधर नहीं हो सकता। ठीक है। होते हैं, ये इसमें होगा और ये दोनों इसमें होंगे। ठीक है। अब तो आप कहोगे कि साहब ये इसमें होता है तो लड़कियों की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आती? कईयों की आती भी है, देखी भी होगी आपने, आती है ना। तो क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। एड्रिनल ग्रंथि पढ़ेंगे ना, उसमें हम एक लिंग हार्मोन पढ़ेंगे। लिंग हार्मोन क्या करता है कि जो नर होता है उसमें तो फीमेल वालों को निष्क्रिय कर देगा, और जो फीमेल होती है उसमें नर वाले को निष्क्रिय कर देगा। होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं। अब क्या होता है, कुछ महिलाएं बीड़ी पीती है ना, बीड़ी पिएगी तो ये जो निष्क्रिय है ये थोड़ा सा सक्रिय हो जाएगा, तो दाढ़ी मूंछ आएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से इसमें
थोड़े बहुत ये एक्टिव हो जाएंगे तो कई लड़कों की देखी होगी आपने, आवाज जब वो पतली होती है या इधर वाले लक्षण आ जाते हैं। समझ गए आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अधिवृक्क ग्रंथि आगे पढ़ेंगे उसमें फिर आएगा। तो ये पारस डिस्टेलिस उसके 6 हार्मोन, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे ना बढ़े आगे, अगला है पारस इंटरमीडिया या मध्य पीयूष ग्रंथि। एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है, याद रखना है आपको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है, अब देखो ये मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन क्या करता है, अपनी जो स्किन होती है उसमें होती है मेलानोसाइट कोशिका। ये किसमें होती है? अपनी त्वचा में। और इन कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है मेलानिन। कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन। मेलानिन वर्णक किसमें होगा? मेलानोसाइट कोशिकाओं में, जो कहां पर होती है? अपनी त्वचा में होती है। MSH क्या करता है? इन मेलानोसाइट कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है, जिससे त्वचा की वर्णकता है वो निर्धारित होती है। यानी कि इसका काम क्या है? त्वचा की वर्णकता का निर्धारण। इस हार्मोन को तो सभी को चाहिए कि ये हार्मोन तो हो। अब आप लड़कियां फेयर एंड लवली, लड़के फेयर एंड हैंडसम, बहुत सारी तरह तरह की आती है, वो यूज करते हैं। किसके लिए? त्वचा के गोरेपन के लिए। करते हो ना? नहीं करते तो अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो क्या करती है? इन कोशिकाओं को एक्टिव कर देती है, जिससे क्या होगा? थोड़ा बहुत कलर है वो चेंज हो जाएगा। जितनी भी एंटीसेप्टिक है ना, आप उसमें देख लेना, जो क्रीम होगी उसकी बाहर रैपर पे लिखा होगा इतने % ये, इतने % ये नाम मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब तक उनका यूज कर रहे हो तब तक ये एक्टिव रहेगी, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और जब यूज करना बंद कर दोगे तो जो आपको वास्तविक रंग है वो सामने आ जाएगा। अभी कई सोचो कि साहब जो अफ्रीका के लोग होते हैं, श्वेत लोग, श्वेत मतलब काले, ठीक है, तो उनमें ये हो जाए तो ऐसा करें तो उनका बदल सकता है। उनका तो क्लाइमेट का इफेक्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो उसके कारण होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। जो बिल्कुल ही काला है उसको क्या गोरा कर दोगे? कितनी क्रीमें लगा लीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप क्रीम का खर्चा करते हो, उससे अच्छा एप्पल होता है जो सेब, वो खाया करो, उसमें भी ये होता है, उससे रंग बदल जाता है। अल्कोहल ही पिया होता है, रम सुना होगा, सर्दियों में पीते हैं लोग, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसमें भी क्षमता होती है कि इसको थोड़ा बहुत बदल दे। ठीक है, यूज नहीं करना है, बता रहा हूँ। बढ़े आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। बढ़े आगे, अब है अगला पश्च पीयूष ग्रंथि, यानी कि पार्स नर्वोसा। 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला ऑक्सीटोसिन, सुना होगा ऑक्सीटोसिन। क्या होता है ऑक्सीटोसिन? तो आपको बताया था मैंने कि स्तन ग्रंथियों में
एक तो होता है दूध का निर्माण, एक होता है दूध का सिक्रेशन, स्त्रवण। निर्माण है वो प्रोलैक्टिन करता है, बताया था। दूध का स्त्रवण याद रखना है, दुग्ध का स्त्रवण कौन सा हार्मोन करेगा? ऑक्सीटोसिन। अब कई बार आपने घरों में देखो गाय भैंस है वो दूध नहीं देते, इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंजेक्शन इसी का होता है ताकि दूध का स्त्रवण कर जाए। दूसरा काम इसका, ये हार्मोन है वो प्रसव में सहायक है, डिलीवरी में। डिलीवरी में कैसे हेल्प करता है ये कि जब डिलीवरी होती है तो ये हार्मोन गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को बढ़ा देता है, जिससे बच्चा है वो आसानी से बाहर निकल आता है। अब आजकल क्या होता है कि जैसे महिलाएं जिस तरह का खान पान हो गया है तो ये ऑक्सीटोसिन है उनमें कम हो गया है। अब कम हो गया है तो डिलीवरी में दिक्कत होगी, तो क्या है उनको कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन का इंजेक्शन है वो लगाया जाता है ताकि डिलीवरी है प्रसव वो आसानी से हो सके। तो ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन दो काम, दूध का स्त्रवण और प्रसव में सहायक। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। लास्ट हार्मोन पीयूष ग्रंथि का और आज का भी नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है सुनिएगा। वैसोप्रेसिन पहला काम इसका, ये हार्मोन मूत्र निर्माण में सहायक होता है। मूत्र निर्माण में, मूत्र निर्माण में कैसे सहायक होता है वो बताता हूं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में एक प्रोसेस होती है पुनरावशोषण, रिवजोर्वेशन, ठीक है। क्या होती है उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। ये जो हार्मोन है वो उस पुनरावशोषण की प्रक्रिया में सहायक होता है, पहला काम इसका, ठीक है। दूसरा काम इस हार्मोन का, यह हार्मोन मूत्र में जल की कमी को रोकता है। कई बार मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन। अब जल की हानि को या कमी को रोकता है तो इसको कहते हैं प्रतिमूत्रल हार्मोन, या अंग्रेजी में मैं कहूं तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच। अब आपसे पूछ ले कि वैसोप्रेसिन को एडीएच क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मूत्र में जल की हानि को रोकता है। या एडीएच हार्मोन किसे कहते हैं? वैसोप्रेसिन को। कई बार एडीएच का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखना है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या प्रतिमूत्रल हार्मोन। क्यों कहते हैं प्रतिमूत्रल? क्योंकि जब जल की हानि होती है तो उसको रोग कहते हैं मूत्रलता, डाईयूरेसिस। उस डाईयूरेसिस को यह हार्मोन रोकता है। तो ये मित्रों पीयूष ग्रंथि, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके 9 हार्मोन आपको समझा दिया। और कल इन 9 के 9 हार्मोनों से क्वेश्चन दूंगा आपको 10-12, पढ़ते रहिएगा। पीछे वाली क्लास जनन तंत्र में थोड़ा सा टॉपिक था, उसके 4-5 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, महिला के गर्भाशय में स्थित भ्रूण में हृदय का निर्माण कब होता है? सीधी सी बात है, प्रथम माह में हृदय का निर्माण हो जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है उसके द्वारा सुना जा सकता है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, भ्रूण में हृदय का निर्माण किस स्तर से होता है? तो हृदय का निर्माण मैंने सीधी सी बात बताई थी आपको, किससे होगा? मेसोडर्म से। बढ़े आगे, आहार नाल का निर्माण। आहार नाल यानी कि जो हमने पढ़ा था एक्टोड्रम, एक्टोड्रम है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? आहार नाल का। शरीर में नलिकाविहीन ग्रंथि कौन सी होती है? नलिकाविहीन अंतःस्रावी।
अब अंतर से लार ग्रंथि बहिस्त्रावी है, यकृत बहिस्त्रावी है, जठर ग्रंथि बहिस्त्रावी है, पीयूष ग्रंथि है वो अंतःस्त्रावी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, गर्भ की पहली गतिशीलता महिला में कब देखी जाती है? पहली गतिशीलता, पहला मूवमेंट है जो, वो याद रखना है आपको, कौन से महीने के दौरान? 5वें महीने के दौरान। ठीक है, तो ये आज पीयूष ग्रंथि आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगी। ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे पीनियल और थायराइड ग्रंथि। ठीक है तो समझ में आई होगी बात, आई या नहीं? ये आ गई? शायरी सुनोगे क्या? सुनोगे? खुद को इतना हवा में समझ रखा है, खुद को इतना हवा में समझ रखा है, मुझको उन्होंने रेत की दीवार समझ रखा है। खुद को इतना हवा में समझ रखा है, मुझको जिन्होंने रेत की दीवार समझ रखा है। मैंने कपड़े पहने हैं किरदार की तरह, मैंने कपड़े पहने हैं किरदार किस तरह, और उन्होंने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है, उन्होंने कपड़ों को किरदार समझ रखा है। उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।